Hello everybody, how are you? I hope you all are doing very well. I am Mansi Sharma and you are most welcome to the Taiyari Chak. ये है तैयारी का power dose. Today onwards, I will teach you English literature for many teaching exams like DT plus B, TGT, PGT, UP, TGT, PGT, GIC, LT grade and many other teaching exams of English. So, let's start. Our today's topic is History of English Literature. History of English Literature से बहुत सारे PYQs आए हैं हमारे सारे ही एग्जाम्स में। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से ही होगी। तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, हम उसको पढ़ लेते हैं। और साथ के साथ मैं आपको लिटरेचर के साथ-साथ एक वीडियो वोकैब की भी देने की पूरी कोशिश करूँगी और साथ में हमें ग्रामर को भी लेके चलना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे कपिल सर आपको ग्रामर पढ़ाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीरियड जो है वो है 450 टू 1066 जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका नाम एंग्लो सैक्सन क्यों पड़ा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। देखिए, जो इंग्लैंड के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे वो केल्ट्स थे, लेकिन वो किसी वजह से कुछ अटैक्स हुआ उन पर, तो वहाँ पे रोम का शासन हो गया। और लेकिन उसके बाद भी यानी प्री एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पर यहाँ पर रोम थी, रोम के ऊपर भी जर्मनिक ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था, तो वो लोग इंग्लैंड को भी छोड़कर चले गए थे, जो कि जब तक जिसका नाम इंग्लैंड भी नहीं पड़ा था। यानी कि 450 से 1066 के एडी के बीच में कुछ जर्मनिक ट्राइब्स थी, कौन-कौन सी थी? मेजर जर्मनिक ट्राइब्स जो थी वो थी एंगल्स, सैक्सन एंड जूट। इन्होंने पूरे इंग्लैंड पे एक्सेप्ट वेल्स, वेल्स को छोड़कर ये पूरे इंग्लैंड पे अपना कब्जा कर चुके थे। एंगल्स ने बेसिकली 3 किंगडम्स पे किया था, जिसने सबसे ज़्यादा एरिया लिया हुआ था। सैक्सन ने भी 3 पे किया था, लेकिन ये एंगल से कम एरिया में थे और इन जूट के पास सिर्फ 1 किंगडम थी। वेल्स तक ये नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि वेल्स और बाकी के पूरे इंग्लैंड के बीच में एक दीवार थी जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो इन्हीं के ऊपर यानी इन मेजर ट्राइब्स के ऊपर ही इस एज का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड रखा गया है। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, इसमें क्या-क्या लिटरेरी फॉर्म्स थी, कौन-कौन से मेजर राइटर्स थे। देखिए, जर्मनिक सेक्शन रूल था इंग्लैंड पर, ये मैंने आपको बताया है। पोएट्री जो थी वो कॉटन बुक्स और एक्स्ट्रा बुक्स पे पाई गई थी। यानी पोएट्री जब पेपर वाले नोटबुक पे या बुक पे नहीं होती थी, ये कॉटन बुक्स और एक्स्ट्रा बुक्स पे होती थी। और इसका जो मेजर थीम होता था, यानी उस टाइम की जो पोएट्रीज होती थी वो मोस्टली रिलीजियस और हेरोइक होती थी। रिलीजियस आपको पता ही है क्या होता है, हेरोइक यानी जिसमें जिसके हीरो या हीरोइन में हेरोइक क्वालिटीज हों, वो हेरोइक पोएट्रीज होती हैं। क्या कौन-कौन से वर्क्स होते थे इसमें? एपिक पोएट्री होती थी, बाइबल ट्रांसलेशन, लीगल वर्क्स एंड क्रॉनिकल्स। इसके जो मेजर राइटर्स थे वो थे कैडमन, सिनवुल्फ और किंग एल्फर्ड और एक राइटर और थे बेड। ये इसके कुछ मेजर राइटर्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था ब्यूवुल्फ, जो कि जिसके राइटर का नाम ही नहीं पता था। ये इसको नेशनल एपिक स्टेटस मिला हुआ है ब्रिटेन में, यानी ये बहुत बड़ा वर्क था। ये आज भी हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस एज से कि इस एज कि ब्यूवुल्फ कौन सी एज में आया था। ठीक है, ब्यूवुल्फ और ये एक एपिक वर्क है, ये याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्यूवुल्फ कौन सा वर्क है, एपिक वर्क है और कौन सी एज से आता है। ठीक है, इसमें एपिक वर्क, हेरोइक वर्क और कुछ माइनर लिरिक वर्क भी इस पीरियड के अंदर आए थे। ये इसके मेजर राइटर्स ज़रूर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, इस पीरियड से एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन पे हम लोग कैसे आए, अब आगे वो जानते हैं। 1066 से 1500 एडी यानी कि मिडल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है और साथ में इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। अब एंग्लो नॉर्मन से एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन पे हम लोग कैसे पहुंचे हैं, इसको देखते हैं।
1066 में एक घटना हुई थी, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है या द कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? देखिए, हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसको हम 3 पार्ट्स में इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, क्या-क्या था? तो सबसे पहला पीरियड जो आता है, वो आता है 1066 से 1340 का, जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस के एक रूलर थे विलियम, यानी ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी थे। फ्रांस में एक जगह थी नॉर्मैंडी नाम की। उस नॉर्मैंडी में जो लोग रहते थे उनको नॉर्मन्स कहा जाता था। उन्होंने कुछ नॉर्मन्स यानी सारे नॉर्मन्स और ब्रिटॉन्स को लिया और इंग्लैंड पे अटैक कर दिया और अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया। यानी इसीलिए विलियम जो है नॉर्मैंडी के थे और विलियम के नाम पर यानी नॉर्मैंडी के नाम पर इस पीरियड का नाम नॉर्मन पड़ा है। ठीक है? कौन से किंग थे? विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। इन्होंने अटैक किया था और यहाँ के लोगों को नॉर्मन कहते थे, इसीलिए इस पीरियड का नाम नॉर्मन पड़ा है। ये इनका शासनकाल था। सेकंड आ जाता है, सेकंड पीरियड जो है 1340 से आई थिंक 1400 तक। 1340 से 1400 तक की एज को एज ऑफ चौसर कहा जाता है, जिसका नाम हमारे जॉफरी चौसर के नाम पर पड़ा है। यानी 1340 से जॉफरी चौसर ने लिखना स्टार्ट किया था। किन्होंने? मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है? देखें, सेकंड एज थी 1340 टू 1400। एज ऑफ, एक सेकेंड, एज ऑफ चौसर। चौसर के आपने कैंटरबरी टेल्स पढ़ा होगा, प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स हमने पढ़ा है। ठीक है? आप सभी ने पढ़ा होगा। तो जो चौसर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज़रूर इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। जो मैं अब लिखवाने वाली हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लें और साथ-साथ याद कर लें। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन थे? जॉफरी चौसर। और इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साथ में फादर ऑफ पोएट्री भी इनको कहा गया है। ठीक है? और इनको ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, ये एडजेक्टिव्स इनको दिए गए हैं। तीसरे आ जाते हैं, तीसरा इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेनेसा और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। सबका आंसर एक ही है।
ठीक है। जब मॉर्निंग स्टार फादर ऑफ रेनेसा की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन बन जाता है हु वाज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा गया है और फादर ऑफ रेनेसा हमारे जॉफरी चौसर को कहा गया है। आई होप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये आ जाता है। अब जो थर्ड एज आती है, थर्ड स्टेज है इसकी 1400 टू 1500। इसको बैरन एज कहा गया है। बैरन एज क्यों कहा गया है? देखिए, इसको बैरन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस टाइम पर यानी स्पेंसर की डेथ हो गई थी और स्पेंसर के बाद कोई भी ऐसा बहुत अच्छा, सॉरी स्पेंसर की नहीं, इस एज को बैरन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि जॉफरी चौसर की डेथ हो गई थी और जॉफरी चौसर के बाद कोई भी अच्छा राइटर नहीं आया था जिसने लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया हो या बहुत इन्फ्लुएंस करा हो लिटरेचर को। इसलिए अबाउट अ सेंचुरी हमारी ये एज बेकार रही है, डार्क एज रही है, एक तरीके से बैरन एज रही है। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं आए हैं। तो इस एज पे रेनेसा पीरियड की स्टार्टिंग होने लगी थी। इंग्लैंड के लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने, हमारे इंग्लिश पीपल ने अपना राज दोबारा लेने की कोशिश करी और किंग हेनरी द एट्थ से हमारे रेनेसा पीरियड की स्टार्टिंग हुई। यानी कि जब रेनेसा पीरियड इंग्लैंड में आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई रेनेसा की? पहले रेनेसा से पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, एक सेकेंड। हमने इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में बात नहीं की है। मिडल इंग्लिश के जो राइटर्स थे उनकी बातें करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि द नॉर्मन किंग बने थे इंग्लैंड के। कौन बने थे? फ्यूडलिज्म आ गया था इसमें, यानी किंग जो थे वो अपने से नीचे वाले पीजेंट की लैंड वगैरह ले लेते। ये फ्यूडलिज्म हम नेक्स्ट जब हमारी लिटरेरी टर्म की वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट। लैंग्वेज और लिटरेचर का डेवलपमेंट होने लगा था। फ्रेंच रोमांसेस, क्योंकि जो विलियम थे वो फ्रांस से थे, इसलिए फ्रेंच रोमांसेस इन्फ्लुएंस हुए थे। रोमांटिक पोइट्रीज इन्फ्लुएंस हुई थी। पोइट्री में राइमिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्रिश्चियन थीम्स आ गई थी। इससे पहले जो थे वो पैगॉन्स थे, तो इसलिए क्रिश्चियन थीम इस वाले एरा में स्टार्ट हुई है। एल्गोरिकल पोइट्रीज आने लगी थी। ठीक है, मेजर इसके पोएट कौन कौन से थे? जॉफरी चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ। ये याद कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस एज के। मैंने आपको बता दिया है एज ऑफ चौसर इसको कहा जाता है और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आई होप सबको क्लियर है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रेनेसा पीरियड पे। रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ था हमारा 1500 से 1660 तक ये चला है। रेनेसा पीरियड की स्टार्टिंग इटली में हो गई थी अबाउट 13 टू 14 सेंचुरी। इटली में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी और अराउंड 16 सेंचुरी के आसपास, ये 16 सेंचुरी के आसपास ये हमारा इंग्लैंड तक पहुंच गया था। जब ये इंग्लैंड में पहुंचा था तो कौन से राइटर थे, कौन से किंग थे जिनका रेन चल रहा था, यानी जिनका शासन चल रहा था? कौन हमारे किंग थे? वो थे किंग हेनरी द एट्थ। ही वॉज द फादर ऑफ एलिजाबेथ द फर्स्ट। ठीक है, हमारी एलिजाबेथन का पीरियड आया था। एलिजाबेथन पीरियड कब आया था? 1558 से 1603 तक। एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे जो इंग्लैंड था वो बहुत पीसफुल था, गोल्डन एरा चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत शांति थी इनके शासनकाल में, क्योंकि ये बहुत डिवोटेड थी अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने राज्य को लेकर। इन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए थे। इस टाइम पर क्या क्या हुआ था? लिटरेचर को फोकस किया गया था, साइंस पे फोकस किया जा रहा था, एस्ट्रोनॉमी पे फोकस किया जा रहा था, मैथमेटिक्स पे, और सीज को एक्सप्लोर किया जा रहा था। लैंड फॉर्मेशंस को देखा जा रहा था कि कहाँ-कहाँ पर लैंड है, कहाँ कितने सीज हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर इन्होंने शादी कर ली तो मैं तो अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाऊँगी, मैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को इतना ध्यान नहीं दे पाऊँगी। इसलिए इन्होंने शादी नहीं की थी। पेट्रार्चन सोनेट से इंग्लिश सोनेट्स
का यूज होने लगा था, यानी पेट्रार्च सोनेट इससे पहले यूज हो रहे थे, यानी कि अब शेक्सपियर और जो अदर राइटर्स थे जैसे एडमंड स्पेंसर थे और क्रिस्टोफर मार्लो थे, इन्होंने इंग्लिश सोनेट को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है शेक्सपियर हम लोग पढ़ेंगे और हमने पढ़ा भी है कि शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते थे। इस टाइम पे थिएटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। इससे पहले के एरा में यानी नॉर्मन पीरियड में थिएटर्स नहीं थे। जो ये ड्रामास होते थे खुले में हो रहे थे, उनको हम प्ले हाउसेस बोलते थे। किसी इंसान ने सोचा होगा कि चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उन्होंने थिएटर्स को बनाना स्टार्ट किया। और आप लोग जानते हैं कि 1599 में शेक्सपियर ने द ग्लोब थिएटर बिल्ड करवाया था। ठीक है, जो वो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी। कब? 1613 में, यानी हेनरी 8 उन्होंने प्ले लिखा है, उसका परफॉर्मेंस थिएटर में चल रहा था और उसमें कोई ऐसा सीन था कि तोप चल रही थी। अब वो तोप का गोला जाके उनके ऊपर थिएटर में लग गया और जिससे आग लग गई। आग लगने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हो गए थे क्योंकि वो जो थिएटर होता था वो लकड़ी का बना होता था। किस टाइप का वो होता था? मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये स्टेज है, इसका फेस इधर है, यहाँ पे रूम या बालकनी बनी है, यहाँ पर लोग बैठे हैं। ये 3 साइड से कवर रहता था और ये एक साइड इसकी ओपन रहती थी। यहाँ लोग बाग बैठे हैं, इसके ऊपर की सीट ये सबसे चीप साइड होती थी, फिर इसके ऊपर लोग, फिर इससे ऊपर और एक्सपेंसिव, और सबसे एक्सपेंसिव टिकट्स जो थी सबसे ऊपर की सीट की थी। ये पूरा लकड़ी से बना होता था, ठीक है? इसी वजह से इसमें आग लग गई थी, जो कि इन्होंने 1614 में रीबिल्ड करा दिया था। बाकी 1616 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी शेक्सपियर की। शेक्सपियर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम एक-एक राइटर की थोड़ी-थोड़ी बायोग्राफी लेंगे, जितनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेगी, और उनके वर्क्स को पढ़ेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये हम लोग पढ़ लेंगे शेक्सपियर, सिडनी एडमंड, ये इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इनको आप लिख लीजिए। इसमें इतनी सारी डिस्कवरीज़ हो रही थी, इसलिए इस एरा को कहते थे एज ऑफ डेवलपमेंट। ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, लेकिन इस एरा को एक टाइटल दिया गया था, एज ऑफ डेवलपमेंट या एरा ऑफ डेवलपमेंट भी इसको कहा गया है। इसके बाद 1603 में अ, एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। इसके बाद जेम्स फर्स्ट आए थे, जिससे जैकोबियन एज स्टार्ट हुई थी। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।